हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। ज्ञान के इस महासागर शिक्षा सिंधु में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसका पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका कंसेप्ट आया और ये कैसे डेवलप होते होते आज के समय की एक पावरफुल मशीन के रूप में हमारे सामने स्थापित हो गया। ये सब चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक टाइमलाइन आपके सामने है जिसमें शुरुआत जो है वो 500 बीसी से शुरू होकर और यहाँ इस टाइमलाइन में 1970 तक के डेवलपमेंट्स दिखाए गए हैं, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट आईसी का जो था 1970 तक, उसके बाद में मशीन्स जो हैं डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन मेजर जो एक कंपोनेंट चेंजेस थे, मेजर डेवलपमेंट्स जो थे वो यहाँ तक हुए और उसके बाद में भी कंटिन्यू चल ही रहा है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो इसी टाइमलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। चलिए आगे देखें। तो सबसे पहले 500 बीसी के अराउंड एबेकस नाम का एक डिवाइस आया, जो चाइनीज़ डिवाइस था। चाइना के अंदर लोग इसका यूज़ करते थे और बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और काउंटिंग के लिए इस डिवाइस को काम में लिया जाता था। इसमें कुछ बीट्स होती हैं, आज भी कई जगहों पर और कुछ प्री प्राइमरी स्कूल्स के अंदर भी इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। आपने अगर देखा भी हो तो ट्रिकी मैथ्स के जो क्लासेस होती हैं वहाँ भी इसका अबेकस का बहुत यूज़ होता है। तो शुरुआत इसी से की जाती है। इसमें मोती जैसे बीड्स होते हैं, दाने जैसे होते हैं गोल गोल, उनको इन रॉड्स के ऊपर खिसकाया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड किया जाता है और इसी स्लाइडिंग से इसको एक तरफ से खिसका कर दूसरी तरफ ले जाकर इसी तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं और इन्हीं के थ्रू प्लस माइनस भी यहाँ पर होते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशंस जो है, सिंपल जो है, प्लस माइनस और काउंटिंग इसमें किया जा सकता है। तो यहाँ से कैलकुलेशन का कंसेप्ट आया कि भाई हम नंबर्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ से आया। तो इसी से शुरुआत हुई हमारे कंप्यूटर के कंसेप्ट की। उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ 1642 में। ब्लेस पास्कल नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ये एक फिजिसिस्ट भी थे। इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर, या उसको पास्कलाइन भी कहते हैं। ये जो पास्कल कैलकुलेटर था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करता ही था और इन्हीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बार बार परफॉर्म करके ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता था। रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को ये यूज करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करता था। तो बेसिक 4 ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर सकता था। उसके बाद में आया डिफरेंस इंजन 1822 में। ये एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, ब्रिटिश प्रोफेसर थे, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने डिफरेंस इंजन नाम की एक मशीन बनाई। ये जो डिफरेंस इंजन था, ये आज के कंप्यूटर से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था और इसके आगे भी एक और डेवलपमेंट हुआ जो इन्होंने ही किया, वो भी अभी हम देखेंगे। तो इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से, इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यही चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन भी डेवलप किया 1834 के आसपास। तो उस एनालिटिकल इंजन में जो बेसिक ऑपरेशंस आज की मशीन में होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, डिस्प्ले यानी आउटपुट और स्टोरेज, ये सारे के सारे बेसिक जो आज की मशीन के कंसेप्ट है, आज की मशीन के जो ऑपरेशंस हैं, वो सभी ऑपरेशंस इसमें भी होते थे। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि इनके जो ये दोनों इन्वेंशंस थे, ये आज की कंप्यूटर के बेस बने। आज का जो कंप्यूटर का डेवलप हुआ वो
बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर डेवलप हुआ, और यही आप समझ लो कि बेसिक जो आइडिया था वो यहीं से आया। तो इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आगे देखें, टेबुलेटिंग मशीन्स जो हैं, हरमन हॉलरिथ जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मशीन डेवलप की जो डेटा को स्टोर करती थी पंच्ड कार्ड्स के ऊपर। पंच्ड कार्ड्स जो होते हैं, एक मोटी पेपर की शीट जैसी एक शीट होती है जिसके ऊपर होल्स के फॉर्म में, होल्स की मदद से जो है डेटा को स्टोर किया जाता है। तो उसको कहते थे पंच्ड कार्ड्स। तो उसके ऊपर सबसे पहले स्टोरेज का कंसेप्ट यहाँ पर आया और डेटा को स्टोर किया गया। तो ये जो टेबुलेटिंग मशीन थी, इसने यहाँ से स्टोरेज, तो हालांकि इससे पहले भी हुआ था, एनालिटिकल इंजन में भी स्टोरेज था, लेकिन यहाँ पंच्ड कार्ड का यूज़ स्टोरेज के लिए हुआ। उसके बाद में एलन ट्यूरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे ये भी, और मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई। इस मशीन में पहली बार एल्गोरिदम्स को यूज़ किया गया। ये कंप्यूटर के तरह ही एल्गोरिदम्स को काम में लेता था, और इसमें कैलकुलेशंस जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये मशीन करती थी। इसमें एक टेप जैसा होता था, उसके ऊपर ये जो है कोडिंग के थ्रू कैलकुलेशंस होती थी, और कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी इन्होंने निकालने शुरू कर दिए। मतलब काफ़ी हद तक ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मशीन थी जो कैलकुलेशंस के लिहाज से काम आती थी, और इसमें भी स्टोरेज जो थी वो पंच्ड कार्ड से ही होने लगी। अब आ गया आपका एडवेक और एनिएक। 1945 का ये टाइम था जिसमें जॉन वॉन न्यूमैन जो थे, इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स को बनाना और उनको कंप्यूटर में स्टोर करना, ये कंसेप्ट जो है ये पहली बार लेकर आ गए। तो ये जो था काफ़ी कुछ फाइनल डिज़ाइन, एक तरीके से आप कह लो आज के कंप्यूटर की फाइनल डिज़ाइन सामने आने लगी। एडवेक इसका नाम था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये डेफ में जो है फुल फॉर्म्स जो हैं ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार इनके क्वेश्चन बनते हैं। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वो जॉन वॉन न्यूमैन का ये कंसेप्ट था। उसके बाद में एनिएक जो आया वो भी इसी कंसेप्ट पर आया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो मशीन्स थी ये आज की मशीन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। मतलब ये कह लें कि जो चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था या उनकी जो मशीन थी वो बेसिक डिज़ाइन थी हमारे आज के कंप्यूटर की, और उसी का एक मेजर डेवलपमेंट था एडवेक और एनिएक। तो ये जो थे, इन्होंने आज के कंप्यूटर के स्वरूप को लगभग लगभग पूरा कर लिया था। तो कंप्यूटर अपनी फॉर्म में आ गया, क्योंकि इसमें प्रोग्राम भी स्टोर होने लगे, कैलकुलेशंस भी होने लगी, एल्गोरिदम्स भी ये यूज़ करने लगे। तो काफ़ी कुछ कंप्यूटर जो है अपने असली रूप में आने लगा। क्योंकि इससे पहले जो मशीन्स आई थी वो कोई मशीन प्रोग्राम्स को यूज़ कर रही थी, कोई मशीन सिर्फ कैलकुलेशंस कर रही थी, बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो रही थी, लेकिन ये काफ़ी कुछ अपने आप में पूरी पूरी मशीन जो है, पूरा पूरा कंप्यूटर का स्वरूप यहाँ पर आने लगा। तो काफ़ी मेजर ये इन्वेंशन था एडवेक और एनिएक। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो आज की डेट में जो हम मशीन देख रहे हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। जॉन ये वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे हम एक सीपीयू भी देखें अभी। तो वो जो आर्किटेक्चर था इनका, उस आर्किटेक्चर में इनपुट, आउटपुट और बीच का जो सीपीयू है उसमें दो डिविजन्स हैं, सीपीयू प्लस मेमोरी। हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था कंप्यूटर का जिसमें इनपुट आउटपुट था, और बीच के जो पार्ट था सीपीयू, उसके अंदर तीन हमने देखे थे, एएलयू, सीयू और मेमोरी।
यहाँ पे ALU और CU नहीं होकर एक ही उसको दे दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम। तो इस तरह का आर्किटेक्चर जो था ये जॉन वन न्यूमैन का आर्किटेक्चर था, जिसके ऊपर पहली बार मशीन बनाई गई। ENIAC was the first binary programmable computer based on von Neumann architecture। वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर पर बेस्ड पहला ये बाइनरी कंप्यूटर था, बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। जो मैंने अभी पहले आपको यही बात कही कि बेसिक स्वरूप जो था यहाँ पे सामने आ चुका था। इसके बाद 49 में जो है EDSAC आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडवैक के ही कंसेप्ट के ऊपर इसका भी डेवलपमेंट हुआ, और ये यहाँ आप कह सकते हो कि अब इनका यूज जो है वो आगे 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 बढ़ने लगा, और कमर्शियल यूज के इस तरफ ये आगे चलने लगे। तो इट वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो ये प्रैक्टिकली यूज होने लगा, बिल्कुल इसको कंप्यूटर की तरह काम में लिया जाने लगा, और स्टोर्ड ये बिल्कुल वही एडवैक का ही कंसेप्ट पर ये बेस्ड था। तो EDSAC 49 में आया। उसके बाद में आ गया आपका यूनिवैक। तो इसको आप कह सकते हो लगभग कंप्यूटर का एक कमर्शियल वर्जन जो था वो यहाँ पर सामने आ गया। यूनिवैक 1 फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो था जो पब्लिक में आने लगा। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म्स आप नोट कीजिएगा और इनको ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेटर। पहले हमने एडवैक और पढ़े, इनकी की फुल फॉर्म्स जो हैं आप याद रखनी है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट हुआ। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो लीप था, और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि इससे पहले जो मशीन्स बनी, हम अगर बात करें जो आपने ENIAC जो अपन ने देखा, और ये जो मशीन्स थी, मतलब ENIAC जो था 20 फीट बाय 40 फीट के रूम में ये पूरी मशीन फैली हुई थी, और 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का उसमें यूज हुआ था। ENIAC जो अभी अपन ने देखा पीछे, उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ। वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये जो पिक्चर है वैक्यूम ट्यूब्स का। तो 18,000 इस तरह की इससे बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो उसके अंदर थी, और 30 टन्स उसका वजन था। 30 टन्स जो है उसका वजन था ENIAC का। तो इतनी बड़ी मशीन, इतनी बल्कि मशीन, और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करती थी ये मशीन्स। तो वैक्यूम ट्यूब जो है एक्चुअली, अभी जो वैक्यूम ट्यूब होती है गर्म होने के बाद चलती है, गर्म होने के बाद अपना काम शुरू करती है। अगर आपने पुराने समय के रेडियो देखे हों, कोई किसी घर में हो अगर, तो पुराने समय का रेडियो जो होता था जिसमें डायल्स होते थे और बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स होता था वो, तो उस रेडियो का आप देखोगे तो वो लाइट, वो जो है स्विच ऑन करने के कुछ 2-3-4 मिनट बाद में गर्म होता है, धीरे 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 उसके अंदर लाइट आती है, और वो धीरे धीरे उसमें से आवाज़ बढ़ना शुरू होती है। तो वो वैक्यूम ट्यूब्स वहाँ पर यूज़ होती थी उसके अंदर भी। तो इतने बड़े बल्कि मशीन्स जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती थी, ऐसी मशीन्स थी ये वैक्यूम ट्यूब्स। तो इन वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय अब 1947 में आ गया ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, एक छोटा सा एक डिवाइस आपको दिख रहा है, बिल्कुल 3 इसके लेग्स हैं, और ये बिल्कुल एक छोटा सा ब्लैक कलर का ऊपर आपको दिख रहा है। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये काम में आने लगे। तो इनकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा फर्क पड़ा कंप्यूटर की साइज में और हीट जनरेशन में। तो उनकी साइज छोटी हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनकी जगह पर ये ट्रांजिस्टर काम में आने लगे। तो साइज छोटी हो गई कंप्यूटर की, और दूसरा ट्रांजिस्टर्स हीट जनरेट नहीं करते थे इतनी ज़्यादा।
तो इस वजह से वो हीटिंग कम हो गई उसकी, और ऑब्वियसली लाइट कंजप्शन तो कम होना ही था। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर था उसकी साइज बहुत कम हो गई, हीट जनरेशन कम हो गया। तो ये जो चीज़ें थी, इससे हेल्प मिली एक जनरल पब्लिक तक पहुंचने में। तो जब छोटा हो गया, मशीन छोटी हो गई, इजी टू हैंडल हो गई और कम हीट जनरेट करने लगी, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान या बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर वो जनरल पब्लिक के भी काम में आ सकती थी। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर्स के ऊपर सर्किट बनने लगे। उसके बाद में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ 70s के आसपास, जिसको हम कहते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आप जो पिक्चर देख रहे हैं आईसी की, इसमें आप देख रहे हैं आजकल अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर आप अंदर से देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरह के सर्किट्स दिखाई देंगे, इसी तरह की प्लेट्स दिखाई देंगी। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे कोई स्मार्ट वॉच हो, चाहे कोई ब्लूटूथ वाले या ऐसे कोई भी स्पीकर्स हों, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खोल के देखोगे, अगर उसके अंदर खोलना नहीं है मेरे कहने से, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर आपको इसी तरह के आईसीज के ऊपर बने हुए सर्किट्स नज़र आ जाएंगे। तो जब हम कई बार आपको अगर सुना भी होगा, देखा होगा, गए होंगे, मोबाइल जब रिपेयर करवाने जाते हैं तो वो कहता है साहब इसकी पीसीबी चली गई है, पीसीबी चेंज करनी पड़ेगी, या कोई कहता है साहब कार्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर हम टीवी रिपेयर कभी करवाने जाते हैं तो वो कहता है साहब कार्ड खराब हो गया, कार्ड चेंज करना पड़ेगा। तो वो कार्ड क्या है या वो पीसीबी क्या है? वो पीसीबी यही सर्किट है। तो इसी सर्किट के ऊपर ये जो है एक छोटे 1 by 1 की एक सिलिकॉन चिप के ऊपर लाखों करोड़ों सर्किट्स बन जाते हैं। तो ये जो आईसी थी, इसके कारण कंप्यूटर की साइज और ज़्यादा छोटी हो गई और हीट जनरेशन कम हो गया, इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम हो गया, और छोटे होते 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 आज की डेट में आप देख सकते हो कितना छोटा हो गया है हमारा कंप्यूटर, कि हमारी हाथ की हथेली के ऊपर बिल्कुल समा जाता है हमारे मोबाइल के रूप में। मोबाइल क्या है? एक छोटा कंप्यूटर ही है, क्योंकि वो सारे काम जो कंप्यूटर में होते हैं करीब करीब सारे सारे ही काम मोबाइल्स में भी होते हैं, बस थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से कुछ चीज़ें उसमें अलग से करनी पड़ती हैं, या कुछ चीज़ें हम स्किप कर देते हैं। बाकी लगभग काम सारा कंप्यूटर जैसा ही है, उसका सर्किट सब कंप्यूटर वाला ही है उसके अंदर। तो आप समझ सकते हो कि अपना लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स कितना छोटा हो गया। तो ये सारा के सारा जो काम हुआ वो आईसीज के कारण हुआ। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट में। और आज के समय के आप डेवलप कंप्यूटर्स आप देख ही रहे हो। तो आईसीज का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, थोड़ा सा इस पर भी हम नज़र मार लेते हैं। तो 70s के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया कि आईसीज आने लगी, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होने लगा। मतलब एक 1 by 1 की अगर हम एक चिप की बात करें तो उस एक चिप के ऊपर कई सारे सर्किट्स जो है वो डिज़ाइन होने लगे। उसी को कहा जाने लगा माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा सीपीयू बनता है। मैंने पहले भी कहा था सीपीयू जो होता है वो एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, छोटा चिप होता है। उसके बाद 80s के अंदर लगभग 3 मिलियन, एक चिप के ऊपर करीब 3 मिलियन कंपोनेंट्स, 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख, 30 लाख कंपोनेंट्स जो हैं एक छोटी सी चिप के ऊपर बनने लगे। उसको हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। और उसके बाद में इससे भी बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स मिलाकर सर्किट्स बनने लगे, जिसको हम कहते हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल भी कहते हैं हम, सुपर लार्ज स्केल भी कहते हैं। तो इन सब के डेवलपमेंट से हमारे कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई, और साइज के साथ छोटे होने के साथ इसकी स्पीड बढ़ती गई, इसकी पावर बढ़ती गई, परफॉर्मेंस और बेहतर होती गई।
आज के कंप्यूटर्स को आप कंपेयर करोगे आज से 10 साल पहले के कंप्यूटर के साथ भी, तो आपको लगेगा कि यार पहले मतलब क्या था ये। तो यहाँ पे एक चार्ट भी है, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आईबीएम ने पहला पीसी, पहला पर्सनल कंप्यूटर होम यूजर्स के लिए 81 में लॉन्च किया था, और एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर 84 में लॉन्च किया था। ये जो चार्ट है ये आपको माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट दिखा रहा है, इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट है ये। तो 4004 से लेकर कोर i7 तक के डेवलपमेंट्स यहाँ पर आपको इस चार्ट में दिख रहे हैं, और पास में आपको एक नंबर दिख रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। ये जो नंबर्स हैं ये नंबर ऑफ सर्किट्स हैं। अब आप सबसे ऊपर वाली काउंट कर लीजिए कितना बड़ा नंबर है, कितने सारे सर्किट्स एक चिप के ऊपर इंटीग्रेट होते हैं। ये आज के कंप्यूटर का पावर है। इसी की वजह से आज का कंप्यूटर इतना पावरफुल है और इतना छोटा भी है साइज में। तो ये जो है हमारा डेवलपमेंट है कंप्यूटर का, आईसीज का डेवलपमेंट, और ये सारी जो चीज़ें कहाँ से कैसे बना कंप्यूटर, कैसे डेवलपमेंट्स हुए, और भी कई सारे, सिर्फ यही नहीं है। ये तो बहुत मेजर मेजर पार्ट्स हमने देखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें जुड़े, बहुत सारे डेवलपमेंट्स और भी हुए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर, और भी कई तरह के डेवलपमेंट्स यहाँ पर आए। जैकर्ड लूम की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लेडी एडा की बात कर सकते हैं जिन्होंने एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले डेवलप की। जैकर्ड लूम एक जैकर्ड नाम के एक वीवर थे जिन्होंने पहली बार अपने लूम को ऑटोमेटिक किया, तो वो जैकर्ड लूम बना। तो ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स और भी हैं जो इसमें आते हैं, लेकिन हमने मेजर डेवलपमेंट्स को यहाँ पे देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।